अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के फैमिली विज़िट वीज़ा इंडोर्स करवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरीके से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ पे लेकर जानी होती है और अपॉइंटमेंट के क्या शेड्यूल्स हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी और फ़ीस जो रफली है वो क्या है पर पासपोर्ट के हिसाब से, और इंश्योरेंस की उसमें फ़ीस शामिल होती है या नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी फैमिली का विज़िट वीज़ा है, चाहे वो सिंगल एंट्री है या चाहे वो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, वो वीज़ा इशू सऊदी अरब से ही होता है। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्ट है इस बारे में कि कोई भी पर्सन एतमाद ऑफिस या गैरेज वीज़ा सेंटर में वीज़ा अप्लाई करके उनसे वीज़ा ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैमिली वीज़ा खुद ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक फ़ैमिली के लिए ही होता है। तो वो उसके लिए फ़ैमिली आपकी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, स्पॉन्सर आपका वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर मौजूद है, तो ही वो यहाँ पे आपको फ़ैमिली विज़िट वीज़े पे बुला सकता है। फ़ैमिली विज़िट वीज़ा मोस्टली वाइफ़ के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, मदर इन लॉ के लिए होता है, सिस्टर इन लॉ के लिए होता है, या आपकी अपनी मदर के लिए होता है, फादर के लिए होता है, आपकी बहन या आपके भाई के लिए होते हैं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये रिलेशंस वो हैं जिनके लिए फैमिली विज़िट वीज़ा इशू किया जा सकता है। तो फैमिली विज़िट वीज़ा जब आपका वहाँ से इशू हो जाता है, तो वहाँ से सऊदी अरब की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहले वो उस वीज़े की कॉपी रिक्वायर्ड होती है जो वीज़ा वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से इशू होता है। वीज़े की कॉपी के बाद आ जाती है जो आपका स्पॉन्सर है उसके पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, उसके इकामे की कॉपी और उसके अबशर के प्रिंट की कॉपी। अबशर के प्रिंट की कॉपी को ये अमूमन बयानात भी बोलते हैं। तो जो एतमाद ऑफिस वाले हैं, वह एतमाद ऑफिस बार बार इसलिए मुँह से निकल जाता है क्योंकि बहुत देर से ही एतमाद ऑफिस के नाम से ही जाना जा रहा था। ये पिछले 3 माह से ये गैरेज वीज़ा सेंटर के नाम से अब जाना जाता है। तो ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स जो है ये सऊदी अरब से आपको रिक्वायर्ड होते हैं और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चल जाती है। इनमें से कोई भी पेपर आपको यहाँ पे ओरिजिनल मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बात करें पाकिस्तान से किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम फैमिली के ही कोई एक केस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें एक वाइफ़ मौजूद है और एक बच्चा साथ में मौजूद है। वाइफ़ की बात करें तो वाइफ़ का ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा, उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए होगा, 4 तस्वीरें चाहिए होंगी, वाइट बैकग्राउंड में भी हो सकती हैं और ब्लू बैकग्राउंड में भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे का भी ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर तो उसका एनआईसी आपने बनवाया हुआ है तो एनआईसी भी चल जाएगा, अगर एनआईसी नहीं भी बना हुआ तो भी उसका केस प्रोसेस हो जाएगा। सेम उसी तरह उसकी भी 4 तस्वीरें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटराइज़ होना चाहिए, जो कि यूनियन काउंसिल के ऑफिस से इशू होता है और उसको फॉरेन ऑफिस से अटैच्ड होना चाहिए। फ़ॉरेन उसके साथ-साथ अगर आपके पास बच्चे का बेफ़ॉर्म है, तो बेफ़ॉर्म भी फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच होना चाहिए। अगर आपका बेफ़ॉर्म नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट है, तो बर्थ सर्टिफ़िकेट भी फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन होना चाहिए। बर्थ सर्टिफ़िकेट हो जाए या बेफ़ॉर्म हो जाए, इन दोनों में से कोई एक भी पेपर हो जाए, तो आपकी वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस से पहले आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है और उसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट है या बे फॉर्म है, इन दोनों पेपर को आपने फॉरेन ऑफिस से अटैच लाजमी करवाना है। फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप उसको कैसे अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो फॉरेन ऑफिस की जो अटेस्टेशन आपने इसके ऊपर करवानी है वो क्यूआर कोड वाली होनी चाहिए और वो वैलिड होनी चाहिए। वहाँ पे जाने से पहले उसको क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू स्कैन करके देख लीजिएगा कि फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे वो पेपर ओपन हो रहा हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट जिस डेट की जिस टाइम की आपको मिलेगी उस टाइम से पहले थोड़ा जाइएगा और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाइएगा। जो सऊदीया के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ही चल जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि वो व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाई गई हुई कॉपीज़ ना हो, वो प्रॉपर स्कैन कॉपीज़ हों, क्योंकि अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से आपको एतमाद ऑफिस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जब भी सऊदी अरब से जो भी डॉक्यूमेंट मंगवाएँ उसकी आप स्कैन कॉपीज़ मंगवाएँ और उसको अच्छे प्रिंटर के थ्रू आप उसको प्रिंट आउट निकलवाएँ।
यहाँ से पाकिस्तान से भी जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी भी एक अच्छे पेपर के ऊपर आप उनकी भी एटलीस्ट 2-2 फोटोकॉपीज़ अपने पास रखिएगा। किसी भी वक्त आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो फ़ोटोकॉपी है बहुत कॉस्टली, और फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रश में लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये बात हो गई हमारी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस इनकी तकरीबन 36-37,000 के करीब एक पासपोर्ट की फ़ीस आती है, जिसमें इंश्योरेंस की फ़ीस शामिल नहीं होती। इंश्योरेंस की फ़ीस ये डॉलर्स में चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो ये अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करें तो तकरीबन एक पासपोर्ट का 57,000 के करीब चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये हर बंदे की एज के हिसाब से चार्जेस होते हैं। इनके 3 पोर्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे पैदाइश से लेके 45 साल तक अगर कोई शख्स है तो उसकी इंश्योरेंस के चार्जेस अलग से होंगे। अगर 45 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र है तो उसके इंश्योरेंस के चार्जेस अलग से होंगे। कितने चार्जेस हैं वो उनके सिस्टम में ऑलरेडी फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ अमाउंट को वो कन्वर्जन रेट के साथ कैलकुलेट करके आपको स्लिप दे देनी होती है। वो एग्जैक्टली अमाउंट इसलिए नहीं मैं बता सकता कि वो उनके सिस्टम से रिलेटेड है, और वो मुझे भी एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता कि वो कितनी आपके सामने वो अपीयर होगी ड्यू टू एक्सचेंज रेट। तो उसके बाद फिर अगर ये 60 साल से ऊपर की बात करें तो उसका भी इंश्योरेंस की फ़ीस अलग से है। इसमें ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपने एग्जैक्टली अपने साथ कितनी अमाउंट लेकर जानी है। आप अपने पास स्पेयर पैसे लास्ट में रखें ताकि आपको अपॉइंटमेंट के दिन के ऊपर किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। वीज़ा प्रोसेस के टाइम की बात की जाए तो वीज़ा प्रोसेस एटलीस्ट ये 10 टू 12 और 15 डेज़ के अंदर अंदर वीज़ा प्रोसेस होके आपके जो भी आपने वहाँ पे एड्रेस मेंशन करवाया होता है उस एड्रेस के ऊपर आपको डिस्पैच कर देते हैं। अगर आपने उसमें एसएमएस सर्विस एक्टिवेट करवाई होती है तो वो आपको जो जो प्रोसेस उनका कंप्लीट हो रहा होता है उसके साथ साथ में आपको अलर्ट आ रहे होते हैं। और रिटर्न में अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप ये इसके बारे में मुकम्मल डिटेल को रिटर्न में चेक भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप कॉपी कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको जब भी आप एतमाद ऑफिस में जाएँ तो उसको क्रॉस चेक कर सकें चीज़ों को। तो ये थी वीडियो कि आपने इसको विज़िट वीज़े को कैसे प्रोसेस करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।